खबर तफसील से। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर व रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की पूछताछ हो रही है। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन घोटाला मामले में फारूक अब्दुल्ला से पूछताछ की जा रही है। एनसी सदर को श्रीनगर में ईडी के राजबाग दफ्तर तलब किया है। वहीं उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करके इस कार्रवाई को बदले की कार्रवाई, इंतकाम की कार्रवाई से ताबीर किया है। उन्होंने कहा है कि गुपकार डिक्लेरेशन के लिए अवामी इत्तेहाद के क़याम के बाद ये कार्रवाई की जा रही है। तो एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर व रुकने पार्लियामेंट फारूक अब्दुल्ला से ईडी पूछताछ कर रही है, तो दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करके इस पूरी कार्रवाई को इंतकाम की कार्रवाई बताया है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन घोटाला मामले में फारूक अब्दुल्ला से पूछताछ की जा रही है। एनसी सदर को श्रीनगर में ईडी के राजबाग दफ्तर तलब किया गया है। शंकर आनंद हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे इस खबर पर जुड़ रहे हैं। मजीद अपडेट के साथ उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि ईडी पूछताछ कर रही है और ये पूछताछ श्रीनगर में ईडी के राजबाग दफ्तर में हो रही है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद जुड़ चुके हैं। शंकर, बताइएगा कितने बजे से ईडी की ये पूछताछ शुरू हुई है फारूक अब्दुल्ला से और कितने बजे तक जारी रह सकती है? देखिए, आज सुबह में फारूक अब्दुल्ला को पूछताछ के लिए बुलाया गया था और श्रीनगर स्थित जो ईडी का दफ्तर है वहां पे फारूक अब्दुल्ला को बुला करके उससे पूछताछ की गई। और जिस तरह से आरोप लगे हैं, ये मामला जो है काफी साल पुराना है। जिस वक्त में जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़ा हुआ मसला था और उस मामले पर सीबीआई ने इस मामले को दर्ज किया था और उसी मामले को आधार बनाते हुए बाद में इस मामले को ईडी ने दर्ज किया था। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि फारूक अब्दुल्ला की जो मुश्किलें हैं आने वाले वक्त में काफी बढ़ने वाली हैं, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला पे जो आरोप लगे हैं काफी संगीन आरोप लगे हैं। और इस मामले में जो ईडी ने पूछताछ की थी पिछले साल, इस मामले में पूछताछ की थी, तो पूछताछ के दौरान में कहा गया था कि उसके तमाम जो विदेश से जुड़े हुए उनके जो कितनी प्रॉपर्टी है विदेश में, विदेशी संपत्तियों के साथ साथ में और देश में कहाँ उनकी कितनी संपत्तियां हैं उनके बारे में जानकारी मांगी गई थी। और उस वक्त में फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि 15 दिनों के अंदर वो तमाम दस्तावेज को ईडी को सौंप देंगे, लेकिन वो दस्तावेज को सौंपा नहीं गया। लिहाजा इसी बात की गंभीरता को देखते हुए फारूक अब्दुल्ला को पूछताछ के लिए फिर से नोटिस भेजा गया और आज सुबह फारूक अब्दुल्ला ईडी के दफ्तर पहुंचे हैं और पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा ले चुके हैं। और इस मामले में एक और जो मुख्य गवाह है एहसान अहमद मिर्जा, तो उससे जो पूछताछ हुई थी तो उन्होंने, एहसान मिर्जा ने इस मामले पे कहा था कि उन्होंने जो भी करप्शन किया है वो फारूक अब्दुल्ला के इशारे पे किया था, उनके कहने पे किया था। तो इसलिए इस मामले पर उसका जो बयान है वो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इस मामले पर आज ईडी आज पूछताछ कर रही है। कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में फारूक अब्दुल्ला की जो मुश्किलें हैं वो काफी ज्यादा, बिल्कुल, क्योंकि ये काफी पुराना मामला है। इस पुराने मामले को लेकर ईडी आज पूछताछ कर रही है। शंकर आनंद हमारे साथ बने रहिए। परवेज भट्ट श्रीनगर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे नुमाइंदे। परवेज, चूंकि राजबाग के ईडी के दफ्तर में पूछताछ हो रही है, आप श्रीनगर में मौजूद हैं, इस पूछताछ को जम्मू कश्मीर की सियासत में और जम्मू कश्मीर में कैसे देखा जा रहा है? जी बिल्कुल सना, पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि जो पूछताछ है वो अभी भी जारी है। पिछले तकरीबन 11:30 बजे से, ये 11:15 से ये पूछताछ शुरू हुई है नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला के साथ। जम्मू कश्मीर क्रिकेट स्कैम का जो हवाला है उसके हवाले से ये पूछताछ चल रही है। अभी भी जो क्वेश्चनिंग है वो यहाँ पे चल रही है और जो मीडिया कर्मी हैं, जो जर्नलिस्ट वगैरह हैं, वो बाहर ही इंतजार कर रहे हैं कि शायद फारूक अब्दुल्ला वहाँ से निकल के कुछ बोले। हालांकि अभी ऐसा लग नहीं रहा है कि ये बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। लगता है कि काफी लंबी जो पूछताछ है वो बारीकी से उनसे सवालात पूछे जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर क्रिकेट स्कैम जो पहले सीबीआई जांच कर रही थी, जिसकी उसके बाद ईडी ने उसकी जांच अपने हाथों में लेके उसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और जेके सीए के जो जनरल सेक्रेटरी उस वक्त के थे उनका नाम सामने आया था उस टाइम पे। तो अभी अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज के हवाले से बताएं तो पॉलिटिकल पार्टीज का रिएक्शन फिलहाल अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से ही कहें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर जो हैं उमर अब्दुल्ला, उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि जो पार्टी है वो पार्टी बहुत जल्दी इस कार्रवाई का जो है रिस्पॉन्ड यहाँ से वापस देगी। उन्होंने साथ ही इसको बताया कि ये एक पॉलिटिकल वेंडेटा है, एक जो गुपकार डिक्लेरेशन, जो पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन उन्होंने हाल ही में बनाई थी, तो उसके चलते ये सब कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। और उनका ये कहना था कि उन्होंने साफ कहा कि जो फारूक अब्दुल्ला की रिहाइश है वहाँ उस रिहाइश पे कोई छापा नहीं पड़ा था। हालांकि 2 दिन पहले फारूक अब्दुल्ला साहब को समन भेजा गया था कि वो ईडी के दफ्तर यहाँ राजबाग में आए और यहाँ अपनी जो दलील है वो पेश करें क्रिकेट स्कैम के हवाले से।
तो उसी कड़ी के चलते आज जो है वो फारूक अब्दुल्ला यहाँ राजबाग ईडी के दफ्तर पे हाजिर हुए हैं और अभी तक तो पूछताछ है वहाँ पे चल रही है। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की रिएक्शन अभी इसमें नहीं आई है। हालांकि ऐसा लग रहा है कि जो गुपकार अलायंस के साथ जो पार्टियां हैं उनका मौकफ लगभग यही होगा। हालांकि बीजेपी का मौकफ इससे अलग होगा, क्योंकि इस स्कैम के बारे में वो पहले से ही काफी वोकल रहे हैं, काफी इस स्कैम के बारे में उन्होंने बोला है। उनका कहना था कि इसकी जांच पूरी तरह से होनी चाहिए और जो इस जांच में जो मुलजिम पाए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। क्योंकि ये कार्रवाई और ये पूछताछ एक ऐसे वक्त में हो रही है परवेज, जब गुपकार डिक्लेरेशन के तहत मुख्तलिफ नजरियात रखने वाली पार्टियां सर जोड़कर बैठ रही हैं और हिकमत अमली मुरत्तब कर रही हैं। उस दरमियान ये कार्रवाई हो रही है तो कई सवाल उठ रहे हैं। जी बिल्कुल, अवाम के मन में भी और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं यहाँ पे, चाहे पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उनके मन भी ये भी सवाल उठ रहा है कि जो टाइमिंग है इसकी, काफी पुराना केस है ये, 2011 से ये केस चल रहा है, 2015 में इसकी तहकीक शुरू की गई थी। तो अभी जो इस कदम पे जो आज इस वक्त स्टेज है यहाँ पे, जबकि हमने देखा है कि जो पॉलिटिकल प्रोसेस है यहाँ पे वो थोड़ा रिवाइव होने लगी थी, जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज थी वो थोड़ा शुरू होने लगी थी यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो मीटिंग्स वगैरह करने लगी थी। तो इस टाइम पे इस कदम का उठाना बेशक जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो उसको एक पॉलिटिकल वेंडेटा के तौर पे मानती हैं और उनका ये भी कहना है कि जो पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन हुआ था तो उसको दबाने की एक कोशिश है ये, उस तरफ से ये एक कदम हो सकता है ये उसकी तरफ। यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि जो सिग्नेटरीज थी गुपकार डिक्लेरेशन जो हुआ था, जो बाद में पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन बना, तो वो जो सारी पार्टीज हैं उन्होंने पहले ही एंटिसिपेट किया था कि ऐसा कुछ होगा आने वाले दिनों में, तो वैसा ही देखने को मिल रहा है। और उसी कड़ी के तहत जो है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को यहाँ पे ईडी के दफ्तर में आज पूछताछ के लिए बुलाया गया है और पूछताछ अभी भी जारी है। जी सना जी, उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया था जिसका जिक्र मैं यहाँ पर करना चाहूंगी एक बार फिर से नाजरीन के लिए, क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने इस कार्रवाई के बाद कहा था कि फारूक अब्दुल्ला को ईडी ने दफ्तर में तलब किया है जो कि सियासी इंतकाम है। साथ ही गुपकार डिक्लेरेशन के लिए अवामी इत्तेहाद के कयाम के बाद ये कार्रवाई की जा रही है। यानी उमर अब्दुल्ला ने सीधे तौर पर निशाना साधा है बीजेपी पर। परवेज की पीपल के लिए, अवाम के लिए गुपकार डिक्लेरेशन लाया गया है क्योंकि आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद ये आवाज बुलंद की जा रही सियासी सरगर्मियां जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से शुरू हो रही हैं। ऐसे में उमर अब्दुल्ला सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाने साध रहे हैं कि बीजेपी कुछ और नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंतकाम की कार्रवाई, बदले की कार्रवाई के तहत ऐसा कर रही है। जी बिल्कुल सर, जो ट्वीट उन्होंने किया है वो अभी कुछ देर पहले ही उन्होंने ट्वीट किया है। हमने न्यूज़ 18 उर्दू पे पहले इसको ब्रेक किया इस ट्वीट को, तो उस ट्वीट में साफ उनका इशारा बीजेपी और मरकजी हुकूमत की तरफ है। उस ट्वीट में साफ उन्होंने कहा है कि ये एक पॉलिटिकल वेंडेटा है और जो पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन जो बना था उसके खिलाफ एक ये कदम है ताकि उसको खामोश कर दिया जाए। जो आवाजें वहां से उठ रही थी उन आवाजों को खामोश कर दिया जाए। एक ऐसा कदम है इस वक्त पे उठाना, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, साथ साथ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है या नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला है, उनके ट्वीट का साफ इशारा यही है कि जो टाइमिंग इसकी है वो टाइमिंग एकदम गलत है। जो टाइमिंग होनी चाहिए थी पूछताछ की वो टाइमिंग सही नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल एक्टिविटीज यहाँ पे शुरू होने वाली थी अब कुछ ही समय के बाद। लेकिन दूसरी ओर आपको ये भी बता दें कि लोग जो हैं, लोग भी यहाँ पे मांग कर रहे थे काफी टाइम से कि जो स्कैम हुआ था क्रिकेट का उसमें कार्रवाइयाँ होनी चाहिए और जो मुलव्वस अफराद पाए जाते हैं उनको सजा मिलनी चाहिए उसमें, क्योंकि तकरीबन 113 करोड़ का वो स्कैम हुआ था जिसमें 46.7 करोड़ जो है वो साबित हुए थे कि उनका एम्बेजलमेंट हुआ है, वो उनका घपला हुआ है। तो लोग जो खासतौर जो क्रिकेट लवर्स हैं या क्रिकेट से जो वाबस्ता हैं, जो स्पोर्ट्स क्रिकेट से वाबस्ता हैं, उनकी मांग हमेशा से यही रही थी कि जो ये स्कैम है इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए और जो मुलजिम है इससे उनको पाए तकमील तक पहुंचाया जाना चाहिए। तो उसी की एक कड़ी को माना जा सकता है कि जो आज जो इंक्वायरी हो रही है, जो पूछताछ हो रही है ईडी की तरफ से फारूक अब्दुल्ला के, तो काफी लंबा अभी चल रहा है ये। अभी पता नहीं है अभी कितना टाइम इसमें और लग सकता है। तो काफी बारीकी से फारूक अब्दुल्ला साहब से जो सवाल जवाब हैं वो पूछे जा रहे हैं इस स्कैम के बारे में। जी, गुज़िश्ता दिनों हमने देखा था कि गुपकार डिक्लेरेशन को लेकर क्योंकि सियासी सरगर्मियां उसके बाद शुरू हुई और एक तरह से ये कहा जाने लगा परवेज भट्ट कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद
अब सियासी सरगर्मियां शुरू हो रही हैं, तो हो सकता है आने वाले दिनों में इसमें वसअत दिखाई देगी। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि बीजेपी की तरफ से तमाम पार्टियों को आड़े हाथों लिया गया। बीजेपी ने यहां तक कि कहा कि ये तमाम जो पार्टियां हैं जो मिलभर बैठकर सर जोड़कर बैठ रही हैं, वो पाकिस्तान और चाइना की आवाज बनती हुई दिखाई दे रही हैं। एक पहला हमला तो बीजेपी की तरफ से वो था, लेकिन दूसरा हमला फारूक अब्दुल्ला पर ईडी से पूछताछ की शक्ल में सामने आ रहा है। ऐसे में ये समझा जाए कि फारूक अब्दुल्ला के लिए आगे मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बिल्कुल सना, मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इनफैक्ट जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं यहाँ पे, वो उनका मानना है कि न सिर्फ फारूक अब्दुल्ला बल्कि जो गुपकार अलायंस के जो पार्टीज हैं, सिग्नेटरीज हैं, उनके खिलाफ भी आने वाले दिनों में जो है मुश्किलें बढ़ सकती हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ हो सकती हैं। मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूं कि यही एक वजह थी शायद कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं यहाँ पे वो इस आर्टिकल 370 के मुद्दे पे ना बोलें। इसी वजह से शायद इतनी देर तक जो PDP की सदर है महबूबा मुफ्ती, उनको नजरबंद रखा गया और फिर सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत के बाद जो उनको नजरबंदी से रिहा कर दिया गया। तो बेशक जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं यहाँ पे, उनका ये कहना है कि जो इसके सिग्नेटरीज हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो PDP हो या पीपुल्स कॉन्फ्रेंस हो या CPIM हो, तो उनके खिलाफ मुश्किलात बढ़ सकती हैं। अब किस किस्म के प्रेशराइज किया जाएंगे, उनको किस किस तरह से उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएंगी, वो आने वाले दिनों में पता चल सकता है। फिलहाल इसी की एक कड़ी माना जा रहा है इसको। जो बहरहाल इस वक्त पूछताछ हो रही है। परवेज भट्ट बता रहे तफसीलात की अभी कितनी देर तक पूछताछ ये चलेगी ईडी के दफ्तर में, वक्त का तायुन अभी तक नहीं किया गया है, अभी तक नहीं ये जानकारी दी गई है मीडिया में। हमारे साथ शंकर आनंद भी जुड़े हुए हैं। परवेज भट्ट हमारे साथ बने रहिए। शंकर आनंद, कार्रवाई जम्मू कश्मीर में हो रही है और ऐसा ना हो कि इसकी भनक और इसकी आवाज दिल्ली में ना जाए। दिल्ली के लीडरान इस कदम पर क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पे इस मामले पर अब राजधानी दिल्ली में भी चर्चा शुरू हो गई है। जिस तरह से राजधानी दिल्ली में अगर बात करें तो इस मामले पर विपक्ष जो है मजबूती से एकजुट होने की एक कोशिश में जुटा हुआ था। लेकिन यहाँ पर देखिए मसला है तफ्तीश का है, और यहाँ पर जो जांच एजेंसियों की अगर बात करें तो ईडी इस मामले में कहना है कि देखिए ये मामला अचानक आज स्टार्ट नहीं हुआ है। ये मामला एक साल पहले भी बाकायदा इनसे फारूक अब्दुल्ला से पूछताछ हुई थी और उस वक्त में 15 दिनों का वक्त दिया गया था। और 15 दिन का जो वक्त है, फारूक अब्दुल्ला खुद उन्होंने कहा था कि मुझे 15 दिनों का वक्त दीजिए, उसके बाद इस मामले में हम जो भी हो सकता है तमाम दस्तावेज को हम ईडी को सौंपेंगे और जो भी जानकारियां मांगी गई है उसे हम देंगे। लेकिन काफी वक्त तक इस मामले में ईडी इंतजार करती रही और जब इस मामले में फारूक अब्दुल्ला की तरफ से कोई मदद सहयोग नहीं किया गया पूछताछ में, तब उसके बाद आज फिर उस मामले में आज पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो एक तरह से जांच एजेंसी के हमारे जो सूत्र हैं वो बताते हैं कि ये मामला राजनीतिक नहीं है, बल्कि ये मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला है और इस मामले में पिछले कई सालों से तफ्तीश चल रही है। ये मामला अचानक आज रातों रात इस मामले में तफ्तीश नहीं किया जा रहा है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि यहाँ पर इस मामले पर राजनीतिक चर्चाएं जरूर शुरू हो गई है और जम्मू कश्मीर से लेकर कश्मीर राजधानी दिल्ली तक इस मामले में चर्चाएं हो रही है, राजनीतिक चर्चा हो रही है। लेकिन इस मामले में जांच एजेंसियों का कहना है कि ये मामला इन्वेस्टिगेशन का है और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी अपने मुताबिक इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है और ये मामला राजनीति से जोड़कर नहीं देखना चाहिए क्योंकि ये मामला तफ्तीश से है। ठीक है, सरकार का ये कहना है। परवेज भट्ट, आपके पास आऊंगी, एक आखिरी सवाल करूंगी। एक बार फिर से नाज़रीन को बताइए कि आखिर क्रिकेट एसोसिएशन में करप्शन जो हुआ था उस रकम क्या थी और पूरा मामला क्या है, कब ये मंजरे आम पर आया था? जी बिल्कुल सना, मैं आपको ये बता दूं कि ये जम्मू कश्मीर जो क्रिकेट एसोसिएशन है यहाँ पे, उसको मरकजी सरकार की तरफ से 113 करोड़ रुपए मिले थे यहाँ पे क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए। और उसमें जो बताया जा रहा है 46.7 करोड़ रुपए का घपला हुआ था, जिसकी की जांच पहले CBI कर रही थी। CBI ने फिर चार्जशीट 2018 में फिर अपना पेश किया और फिर केस ईडी को सौंपा गया। और ईडी को जब ये केस सौंपा गया था तो उस चार्जशीट में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो उस टाइम सदर थे क्रिकेट जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के और जो जनरल सेक्रेटरी उस टाइम थे, उनका नाम सामने आया था। तो इन्वेस्टिगेशन तब से भी काफी ज्यादा इसमें हुई है। तो पहले भी हमने देखा है कि जो उसके अधिकारी थे
जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के उस टाइम पे, तो उनका नाम इसमें आया था। यहाँ पे मैं आपको एक ब्रेकिंग बता दूं कि जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है, उनकी जो पूछताछ है वो अभी खत्म हो गई है। यहाँ पे वो अपनी गाड़ी में यहाँ चढ़ रहे हैं और वो गाड़ी से बाहर निकल रहे हैं। जो तकरीबन अब ये 2.5 घंटे तक ये पूछताछ है वो चली। यहाँ पे इनसे तो काफी जो स्ट्रेस में लग रहे हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। उनकी गाड़ी जो है अभी ईडी के दफ्तर के अंदर ही है और दफ्तर से जो मीडिया का जमावड़ा है वो काफी लगा हुआ है यहाँ पे ईडी के दफ्तर के सामने। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ब्रेकिंग बता दूं कि तो बड़ी खबर हमारे नुमाइंदे परवेज भट्ट बता रहे हैं और राजबाग जो ईडी का दफ्तर है जहां पर वहां मौजूद हैं, इस वक्त की अपडेट के मुताबिक परवेज भट्ट कह रहे हैं कि ईडी से पूछताछ फारूक अब्दुल्ला की खत्म हो गई है। तकरीबन 2.5 घंटे तक ये पूछताछ चली। इस वक्त की बड़ी खबर न्यूज़ 18 उर्दू दे रहा है कि क्रिकेट एसोसिएशन घपला मामले को लेकर हो रही पूछताछ ईडी से खत्म हो चुकी है। तकरीबन 2.5 घंटे तक पूछताछ की गई, लेकिन हालांकि अभी फारूक अब्दुल्ला का काफिला बाहर की रवाना नहीं हुआ। क्या लगता है कि मीडिया से कुछ कहेंगे भी परवेज भट्ट? मैं आपको बता दूं, मीडिया यहाँ पे काफी मौजूद है इस इवेंट को कवर करने के लिए, लेकिन जहाँ जिस तरह की सिक्योरिटी इंतजाम लग रहे हैं उस तरह से लग नहीं रहा है कि मीडिया के साथ जो है वो फारूक अब्दुल्ला इस टाइम बात करना पसंद करेंगे, क्योंकि काफी लंबी जो पूछताछ है वो चली है उनकी। तकरीबन 2-2.5 घंटे की पूछताछ चली है, तो काफी एग्जॉस्ट भी हो गए होंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि वो इस टाइम मीडिया से बात करेंगे। अभी जो एक गाड़ी उनकी है जिसमें वो सफर करते हैं उसको ईडी के दफ्तर के अंदर लिया गया है। शायद उनको ईडी के दफ्तर के अंदर ही गाड़ी में बिठाया जाएगा और फिर वो अब शायद अंदर से ही सीधे यहाँ निकल जाएंगे। तो अभी जो बताया जा रहा है कि वो पूछताछ जो है वो इख्तिताम पजीर हो गई है और किसी भी वक्त जो है वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला यहाँ से अपनी रिहाइश की गाह की तरफ वापस रवाना होंगे। जी सना। तो इस वक्त की अपडेट के मुताबिक परवेज भट्ट हमें बता रहे हैं कि ईडी से हो रही पूछताछ फारूक अब्दुल्ला की खत्म हो चुकी है। तकरीबन 2.5 घंटे तक ये पूछताछ चली है और अब से कुछ ही देर में फारूक अब्दुल्ला का काफिला अपने घर की जानिब, रिहाइशगाह की जानिब रवाना होगा। बेहद शुक्रिया परवेज भट्ट हमारे साथ जुड़ने के लिए, शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील से इस खबर पर बातचीत करने के लिए। तो इस वक्त की अपडेट के मुताबिक बता दें कि फारूक अब्दुल्ला से ईडी की पूछताछ खत्म हो चुकी है।